नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं आपके साथ मेहमान समर। राष्ट्रहित में आज बात होगी उस चिट्ठी की जिसने देश में कोहराम मचा दिया है। ये चिट्ठी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को लिखी। ये चिट्ठी 2015 में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कानून मंत्री ने लिखी थी, जो सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन फिर भी इस चिट्ठी के बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार न्यायपालिका पर अपना अधिकार चाहती है। इसीलिए वो कॉलेजियम सिस्टम में सरकार के आदमी रखने की बात करती है, जो कि जहर की गोली से कम नहीं। रिजिजू की चिट्ठी बम पर कैसे अब सियासी रोटी सेकी जा रही है, इसी पर सबसे पहले आप रिपोर्ट देखें। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू की चिट्ठी ने देश में राजनीति को गर्म कर दिया है। कानून मंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के बाद फिर से विपक्ष ने पुराने सियासी जिन्न को चिराग से बाहर निकाल दिया कि मोदी सरकार न्यायपालिका पर भी कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब आरोप लगा रही है कि सरकार न्यायपालिका पर आधिपत्य करना चाहती है, इसीलिए ऐसा कदम उठा रही है। जबकि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के पिछले बयान देखे जाएं, तो वो ये कहते हैं कि सरकार पहले से ही न्यायपालिका पर कब्जा कर चुकी है। कानून मंत्री की चिट्ठी पर विवाद कैसे शुरू हुआ, उस चिट्ठी का सच क्या है, ये तो हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिख दिया गया कि सियासी गलियारों में हाहाकार मच गया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रहे और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में राज्य सरकार के मंत्री रहे। कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही इससे आएगी। कानून मंत्री ने चिट्ठी में केवल सुझाव की बात कही है, जो कि पब्लिक डोमेन में है, जिस पर अब सार्वजनिक चर्चा भी हो रही है। लेकिन इस चिट्ठी के बाद से ही माहौल ये बना दिया गया कि मानो अब नरेंद्र मोदी सरकार कॉलेजियम से जजों की नियुक्ति का अधिकार ही छीन लेगी और खुद ही जजों की नियुक्ति करने लगेगी। विपक्ष ने यहां तक कह दिया कि सरकार न्यायपालिका को दबा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने चिट्ठी के बाद ट्वीट किया और कहा कि उपराष्ट्रपति कॉलेजियम पर हमला करते हैं, कानून मंत्री कॉलेजियम पर हमला करते हैं और ये टकराव न्यायपालिका को डराता है, उस पर कब्जा करने की साजिश है। कॉलेजियम में खामियां हैं, उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार की कोशिश जहर की गोली की तरह है और सरकार न्यायपालिका पर कब्जा चाहती है। कांग्रेस तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने भी कानून मंत्री की चिट्ठी पर हमला बोल दिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि यह काफी खतरनाक है, जजों की नियुक्ति में सरकारी दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों ही नेताओं को तुरंत कानून मंत्री ने सच का आईना दिखा दिया और ट्वीट कर जवाब दिया कि लेटर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिखे गए हैं और देश में संविधान सर्वोच्च है, इसीलिए सुविधाजनक राजनीति ठीक नहीं है, खासकर न्यायपालिका के नाम पर। तो जहां तक अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट की बात है जुडिशरी में, मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर लोग समय समय पर उंगली इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं या जनता को ऐसा महसूस होता है, सरकार को भी ऐसा महसूस होता है कि अपॉइंटमेंट में भाई भतीजावाद किया जाता है। जो लोग ऑलरेडी जुडिशरी में, उन्हीं के लोगों को अपॉइंट किया जाता है और कोई उसके लिए दिशा निर्देश कॉलेजियम के पास में नहीं है। कॉलेजियम अपने विम्स एंड फैंसीज के ऊपर जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। ऐसा मानना कि अगर मान लीजिए कि सरकार का एक नुमाइंदा कॉलेजियम में बैठता है तो इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हनन होगा, मैं इस बात को सही नहीं मानता। देश के कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्देश का हवाला दे रहे हैं, उसे भी यहां जानते चलिए। NJAC एक्ट 2015 को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देश के अनुसार ही कानून मंत्री ने यह लेटर लिखा। लेटर में उसी निर्देश का फॉलोअप एक्शन बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कॉलेजियम सिस्टम के MOP यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को रीस्ट्रक्चर करने का निर्देश दिया था। MOP में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, पात्रता सभी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश 2015 से दे रखे हैं। यानी कि देश के कानून मंत्री ने या फिर सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर यह लेटर बिल्कुल नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही यह लेटर लिखा गया है।
जिसके बाद विपक्ष हंगामा कर रहा है कि सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है। मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में रखे। सरकार चाहती है कि हम जजों को, ऐसे जजों की नियुक्ति करें जो हमारी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं, जो हमारे हिंदुत्व की पॉलिसी को मानते हैं। ये नहीं ठीक है, ये देश के हित में नहीं होगा, जनता के हित में ठीक नहीं होगा, न्याय प्रणाली के हक में ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जिम्मेदारी का काम तो यही है कि स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना, इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी जस्टिस, संवैधानिक मैंडेट है ये। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है, वो सरकार अगर गलत करता है कुछ तो सरकार को टोकना, सरकार में सुधार करना, ये उनका काम है। अब देश में जो भी इस चिट्ठी पर सियासत कर रहे हैं उनको ये भी ध्यान में रखना होगा कि 2015 में जिस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने रद्द किया था, उसने भी माना था कि जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम में कुछ खामियां हैं। इसीलिए अक्टूबर 2015 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं। 16 दिसंबर 2015 को एससी ने मोदी सरकार को नए निर्देश जारी किए थे। केंद्र सरकार सीजेआई के साथ चर्चा करके मौजूदा एमओपी को रिवाइज कर सकती है। सरकार और सीजेआई एक मत से फैसला कर लेंगे। सरकार और सीजेआई कई फैक्टर्स पर चर्चा कर सकते हैं। जजों की योग्यता पर चर्चा की जा सकती है। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चर्चा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए सचिवालयों की स्थापना पर चर्चा हो सकती है और नियुक्ति से जुड़े शिकायत तंत्र पर चर्चा संभव है। अब देश के कानून मंत्री ने जब सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश को मानते हुए चिट्ठी लिखी तो देश में विपक्ष ने तूफान खड़ा कर दिया और माहौल बना दिया गया कि केंद्र सरकार न्यायपालिका पर होल्ड करना चाहती है। लेकिन अब इन्हीं निर्देशों के आधार पर देश के कानून मंत्री जजों की नियुक्ति प्रक्रिया कॉलेजियम में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कर रहे हैं, तो अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात इसलिए होती है क्योंकि जजों की नियुक्ति को लेकर अक्सर टकराव होता रहा है। इसी विवाद को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 99वां संविधान संशोधन किया था और जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग के गठन का कानून बनाया था, जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा गया, जिसमें जजों की नियुक्ति के साथ साथ जजों के तबादले का भी प्रावधान था। लेकिन इसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि कॉलेजियम सिस्टम काम कैसे करे, उसका मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या हो, इसे सरकार रिवाइज करे। काफी वक्त बाद भी जब एमओपी बन नहीं पाया तो संसद में इसके लिए एक संसदीय समिति बना दी गई। और आपको बता दें कि संसदीय समिति में केवल सरकार के लोग नहीं होते, बल्कि संसदीय समिति में सभी दलों के लोग होते। इस संसदीय समिति ने भी हैरानी जताई कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कई बार एमओपी पर विचार रखे। जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर को लेकर चर्चा हुई। एमओपी पर सहमति नहीं बनी। 7 साल से विचाराधीन है मामला। अब संसदीय समिति ने सरकार के साथ साथ अदालत से भी निवेदन किया कि वो मामले को सुलझाएं। लेकिन अब जब कानून मंत्री उस दिशा में कुछ करते दिखते हैं तो विपक्ष कहना शुरू करता है कि सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है। अब कॉलेजियम और एनजेएसी को लेकर कैसे कांग्रेस और विपक्ष सियासत कर रही है, इसका भी विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि तभी आप ये जान पाएंगे कि कैसे ये जाल उलझाए जाते हैं और लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कि मोदी सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है। एनजेएसी का प्रपोजल आपको बता दें 2013 में यूपीए सरकार लेकर आई थी। मनमोहन सिंह सरकार में कांग्रेस एक्ट लेकर आई थी। एनजेएसी कानून कॉलेजियम से अलग व्यवस्था है। अगस्त 2013 को राज्यसभा में पेश भी किया गया था। सितंबर 2013 को इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। दिसंबर 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद बिल को वापस ले लिया गया। ये बिल बताता है कि तब की मनमोहन सरकार ने भी माना था कि जजों की नियुक्ति में सरकार का रोल होना चाहिए, और आज की मोदी सरकार वही काम करने के लिए कदम उठाती है तो विपक्ष कहता है कि सरकार की कोशिश जहर की गोली है।
ये कैसी सियासत है जो सुविधा के अनुसार पक्ष और विपक्ष में रहकर साथ देती है और विरोध करती है। 2014 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। नई सरकार ने यूपीए के उसी बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया। 2014 में एनजेएसी बिल दोनों सदनों से पास हुआ। राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दी। 50% राज्यों ने इसे कानून माना और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। जो कांग्रेस 2013 में एनजेएसी एक्ट का समर्थन कर रही थी, आज उसी कांग्रेस को सरकार की कोशिशें जहर की गोली लग रही हैं। आप देख रहे हैं कितना स्टैंड जो है वो बदल जाता है। आज से 30 साल पहले 1993 में जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम देश में लागू हुआ। इससे पहले जजों की नियुक्ति में सरकार का रोल होता था, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में किसी भी बाहर वाले का कोई दखल नहीं। 1993 में जब कॉलेजियम सिस्टम आया तब देश में कांग्रेस की सरकार थी। कानून मंत्रालय पीएम पीवी नरसिम्हा राव के पास था। तब कॉलेजियम की वकालत अदालत में कपिल सिब्बल ने की। 2013 में एनजेएसी का बिल लाने वाले कानून मंत्री भी कपिल सिब्बल थे। 1993 में कपिल सिब्बल कॉलेजियम का समर्थन करते हैं और देखिए 20 साल के बाद वो कॉलेजियम का विरोध करते हैं। दोनों ही वक्त सरकार कांग्रेस की रहती। ये कांग्रेस की कंफ्यूज्ड सियासत। कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में खामियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और इसीलिए देश की अदालतों में समाज का संपूर्ण प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता है। देश के पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों के प्रतिनिधित्व पर चिंता जता चुके हैं। देश के 25 हाई कोर्ट में आपको बता दें करीब 11% महिला जज हैं, जबकि देश की सुप्रीम अदालत में 10% महिला जज हैं। जबकि एनवी रमन्ना इसे 50% करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कंसेंसस बनाने के लिए भी कहा था। संसद के इस बार के शीतकालीन सत्र में देश के हाई कोर्ट में जो डेटा पेश किया गया वो बताता है कि देश के उच्च न्यायालयों में समाज के सभी तबकों का बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है। 2018 से दिसंबर 2022 तक 25 उच्च न्यायालय में 537 जज नियुक्त किए गए। 79% जज जनरल कैटेगरी के नियुक्त किए गए, 11% जज ओबीसी कैटेगरी के नियुक्त किए गए, 2.8% जज अनुसूचित जाति के नियुक्त किए गए और वहीं 1.3% जज अनुसूचित जनजाति के नियुक्त किए गए। यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि ये सभी जज कॉलेजियम सिस्टम के जरिए ही नियुक्त किए गए, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम में समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर काफी असमानता है और इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता, उसकी ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे हैं और जवाबदेही को लेकर सवाल उठते रहे। लेकिन आज जो लोग सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं उनको ये जरूर जान लेना चाहिए कि साल 2013 में एनजेएसी एक्ट कांग्रेस सदन में लेकर आई थी। लेफ्ट ने इसका समर्थन किया था, सभी विपक्षी पार्टियों का साथ मिला था और 50% राज्यों ने इसे स्वीकारा था, इसे एक्सेप्ट किया था। लेकिन आज जब सरकार या फिर कानून मंत्रालय इसमें बदलाव की बात भी करता है तो विपक्ष उसे न्यायपालिका पर खतरा करार देता है। लेकिन अगर कानून मंत्री किरण रिजिजू बार बार कॉलेजियम को लेकर बयान देते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, उपराष्ट्रपति कॉलेजियम पर बयान देते हैं, तो ये कदम बताते हैं कि मोदी सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि अगर कॉलेजियम के सिस्टम में दरार है, कमी है, खामियां हैं तो उसे ठीक किया जाना चाहिए। और अगर देश के अलग अलग सिस्टम में सुधार किया गया है तो न्यायपालिका के इस सिस्टम में सुधार किया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। ये खबर आपको बता दें राजस्थान के अजमेर से है। ये खबर आपको सन्न कर देगी क्योंकि जो आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं उसी पुलिस पर भ्रष्टाचार और उगाही के आरोप लगे। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एएसपी दिव्या मित्तल को अजमेर एसीबी कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। लेकिन अदालत ने यह आदेश दिया क्यों, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दिव्या मित्तल आपको बता दें, उन्होंने आगरा के कारोबारी से 2 करोड़ की रिश्वत मांगी। कारोबारी पर नशीली दवाओं का एक्ट लगाने की बात कही।
कारोबारी को अपने रिजॉर्ट में पैसे देने के लिए बुलाया। दिव्या मित्तल 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी है, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा है, जिसे पूरा करने के लिए वो इस हद तक चली गई। दिव्या ने इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में ट्रांसफर की अर्जी दी। 4 साल पहले इस बाबत उसने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ था। अभी 1.5 महीने पहले ही आपको बता दें, उसने एक बार फिर से अपनी अर्जी लगाई थी, जिसे एसओजी ने मंजूर कर पुलिस मुख्यालय भेज दिया था। लेकिन जब तक अंतिम निर्णय आता, उससे पहले ही दिव्या को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको पूरा मामला यह समझा देते हैं। दिव्या ने पैसों की उगाही के लिए केवल कारोबारी को संपर्क ही नहीं किया, बल्कि उसे जेल जाने की धमकी भी दी। जिंदगी भर की इज्जत गंवाने जैसे पैंतरे भी अपनाए। कारोबारी भी आखिरकार पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अब समस्या थी कि पैसे कहां मंगाए जाएं। यह समस्या थी। तो आपको यह भी बता दें, दिव्या ने रिश्वत कांड के लिए रिटायर्ड कांस्टेबल का इस्तेमाल किया। सुमित नाम का कांस्टेबल दिव्या के लिए दलाली करता था। 2012 में सस्पेंड हुआ था सुमित। 2012 में आबकारी डेपुटेशन में सुमित से मिली थी दिव्या। सुमित दिव्या के शिकार से इंटरनेट कॉल पर ही बात करता था। इंटरनेट कॉल का इंटरसेप्ट होना मुश्किल होता है। दिव्या मित्तल की काली करतूतों की साजिशों के तार खोलने के लिए पुलिस ने करीब 5 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें यह पता चला कि दिव्या ने प्रॉपर्टी में काफी निवेश कर रखा है। उदयपुर के लिए रवाना हो जाओ। वो उदयपुर के लिए रवाना हुआ और उसी दरमियान उसको वहाँ पे उदयपुर के लिए रवाना होने के दौरान ही एक व्यक्ति का फ़ोन आया, जिसने उसको ये कहा कि आप नाथद्वारा आ जाओ। नाथद्वारा के बाद में उसको उदयपुर आने के लिए बोला और फिर वो लोगों ने उस पूरी तस्दीक करने के बाद में उसको नेचर हिल रिसोर्ट, जो कि चिक्कलवास बड़गांव में है, उदयपुर के पास ही, वहाँ लेके गए। उसके कपड़े वगैरह उतार के उसकी तलाशी ली और उसके बाद में उसके साथ बारगेनिंग शुरू की। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की। उसने देने में असमर्थता जाहिर की। तो जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनसे उनकी बात कराई गई। तो उन्होंने कहा नहीं, उसने कहा कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। तो उसने कहा जो भी फाइनल करेंगे यही करेंगे, और ऐसे करके उन्होंने उसके बाद में उसने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए और वहाँ से रवाना हो गया। अब आपको ये भी बता दें, पिछले 12 दिनों में दिव्या मित्तल के काले कारनामों को कैसे सामने लाया गया, उसकी टाइम लाइन भी आप जान लीजिए, क्योंकि उसके बाद भारत 24 आपको दिव्या और आगरा के कारोबारी के बीच हुई बातचीत के अंश भी दिखाने वाला है, जिसके बाद आप जान सकेंगे कि पुलिस की आला अधिकारी रैंक पर काम करने वाली ये आईपीएस कितने क्रिमिनल माइंड की। तो आप टाइमलाइन देखिए। 4 जनवरी परिवादी ने एसीबी में दिव्या के खिलाफ शिकायत की। उसके बाद बात आगे बढ़ती है। 7 से 10 जनवरी के बीच आपको बता दें, एसीबी ने रिश्वत लेने का सत्यापन किया। उसके बाद 12 जनवरी एसीबी ने ट्रैप तैयार किया, लेकिन वो फेल हो गया। 13 जनवरी एसीबी मुख्यालय में कागजी कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद 14 जनवरी एसीबी रिश्वत मांगने का केस दर्ज किया। 15 जनवरी कोर्ट ने 5 जगहों के सर्च की परमिशन दी। 16 जनवरी एसीबी ने छापेमारी की और दिव्या को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 17 जनवरी को दिव्या को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। हम इस वक्त एसीबी मुख्यालय में मौजूद है। हमारे साथ एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन सर मौजूद है। वो लगातार इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर, किस तरह की कार्रवाई और क्या इनपुट मिला था आपको? नहीं, करीब 6-7 दिन पहले हमारे पास एक परिवादी आया था। वो परिवादी रहने वाला आगरा का है। उसकी दवा बनाने की एक फैक्ट्री है हरिद्वार में। उसने ये किया कि साहब कि किसी केस में मुझे एसओजी बुला रहे हैं और मेरे से पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो हमने इसको वेरिफिकेशन वगैरह कराया। वेरिफिकेशन कराने के बाद जो शुरुआत में इनकी जो दलाल था, उससे जैसे उसके कहे अनुसार उसने 2 करोड़ मांगा था। दलाल सुमित कुमार है, और बाद में 1 करोड़ के लिए आया। और जब इस परिवादी को उनसे मिला, जो दिव्या मित्तल एडिशनल एसपी जिनके पास तफ्तीश थी, उन्होंने फाइनली 50 लाख के लिए उसको मानी, 50 लाख के लिए। और 25 लाख पिछले शुक्रवार को देना था। वो जिसको देना था, जो दलाल था, उसने हमारे परिवादी को अजमेर बाईपास पे बुलाया। अजमेर बाईपास पे जब रात को गया ये, तो उस समय वो आ गया था, लेकिन उसको शायद शक हो गया, तो वो पैसा लिया नहीं और वो वापस भाग गया था। वो इसलिए पैसा वो हो नहीं पाया, लेकिन क्योंकि डिमांड था इसलिए हमने मुकदमा दर्ज किया। और कल हमारी जो आईओ मांगीलाल डीवाईएसपी, उसने मजिस्ट्रेट से वारंट्स लिया
और आज सुबह से करीब 5 ठिकानों पर सर्च चल रहा है। एक रिसोर्ट है जिनका इनकी शायद इन्हीं की रिसोर्ट है उदयपुर में, वहाँ सर्च चल रहा है, वहाँ की डिटेल्स ले रहे हैं कैसे इनसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इनकी जो मकान है झुंझुनू है प्लस जयपुर में भी है, वहाँ भी सर्च चल रहा है और अभी तक कुछ कागजात वगैरह मिले हैं। पूरा सर्च कंप्लीट होने के बाद बता। तो दिव्या का दिमाग क्राइम की साजिश रचता तो उसकी जुबान जुर्म की वो भाषा रचती थी जिसके जाल में बड़ा से बड़ा हर कोई फंस जाए। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे दिव्या ने दबाव बनाकर आगरा के कारोबारी को रिश्वत देने के लिए मजबूर कर दिया। सब मेरे अकेले हाथ में नहीं है, ऊपर भी देना होता है। ये कोई बनिया की दुकान नहीं है, तुम भी समझो। ये दाग जीवन भर का, मोल भाव मत करो। मामला गंभीर है, जो पहले तय हो गया है वो तो करना ही पड़ेगा। मैं 25 लाख की व्यवस्था कर सकता हूँ, इससे अधिक मुझसे नहीं हो पाएगा। गुरनानी और दूसरे लोगों को भी मैंने तुम्हारी तरह समझाया था, पर वे लोग नहीं माने। नतीजा क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। 1 करोड़ रुपए दो, मेरे स्तर से कुछ नहीं होगा। मैंने एक बार बता दिया, नहीं तो मुझे हरिद्वार आके वहां से उठाना पड़ेगा। देखा आपने ये कॉल किस तरह से इंटरसेप्ट कर दी गई और उसमें कहा जा रहा है कि 25 हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर भी बात नहीं बनती है और कैसे ये बात आगे बढ़ती चली गई। और इन सबूतों के बाद अब दिव्या खुद को बचाने के लिए कह रही है कि ड्रग माफिया को ट्रैक करने का इनाम मिला है, वो बेकसूर है। ड्रग माफिया का बड़ा रैकेट है जो फाइलें हटाना चाहता है। वैसे दिव्या के पुष्कर, जयपुर, उदयपुर हर जगह प्रॉपर्टी है, आपको ये भी जानकारी दे दें। दिव्या 4 बार पोस्टिंग उदयपुर में पा चुकी है। 2015 से 2017 तक वो आबकारी विभाग में भी रही। अभी एसओजी में 2021 से जयपुर में पोस्टेड हैं। फिलहाल दिव्या पुलिस की रिमांड पर है और अब पुलिस पूछताछ में भी दिव्या अपने राज खोलेगी और पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। तो रिश्वत कांड के पूरे तार और आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, अगर वो भी इस तरह से रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं और 2 करोड़ की ये रंगदारी का पूरा मामला और इसमें किस तरह से फंसी दिव्या। बीजेपी ने 2024 की जीत के लिए कमर कस ली है। ब्रांड मोदी और नड्डा की कप्तानी में 2024 की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी की कार्यकारिणी में 2019 का 303 का रिकॉर्ड तोड़ने और 2024 के लिए 400 पार करने का लक्ष्य रखा गया है। 12 मुख्यमंत्री और 35 केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 की रणनीति बनाने के लिए शामिल हुए थे। अब क्या है बीजेपी का रोड मैप, इसी पर आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। तो 2024 का हुआ शंखनाद। क्या मोदी की होगी हैट्रिक? विपक्षी होंगे चारों खाने चित। बीजेपी ने शुरू की तैयारी। विपक्ष की भारत जोड़ो यात्रा जारी। 2019 में 300 किए थे पार। 2024 में बनाएंगे 400 का रिकॉर्ड। क्या एक बार फिर मोदी सरकार? कौन कहता है मोदी अकेला है? चारों तरफ तो मोदी मोदी का मेला है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भुनाने के लिए बीजेपी 2024 में विपक्ष पर ट्रिपल अटैक करने जा रही है। और यही वजह है कि ना सिर्फ नॉर्थ में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई साउथ से होगी। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की यूनिट को बधाई दी, उनके काम को सराहा, तो साथ में तेलंगाना को लेकर, कर्नाटक को लेकर अलग से 15 मिनट येदियुरप्पा के साथ भी बैठे। दिल्ली में बीजेपी के रोड मैप की तैयारी की जा रही है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी, बूथ लेवल पर संगठन का विस्तार, गुजरात और हिमाचल चुनाव की समीक्षा, G20 से जुड़े प्रोग्राम में पार्टी की भागीदारी, सरकार की योजनाओं पर मंथन,
केंद्रीय योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का रोड मैप। 2024 से पहले बीजेपी का एक और टेस्ट भी है। 2023 में 9 राज्यों के चुनाव। सत्ता का सेमीफाइनल इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी की पहले से सरकार है। यही वजह है कि बीजेपी चुनावी प्लानिंग करने में जुट गई है। जहां पर इस साल चुनाव होंगे वो 9 राज्य हैं: कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। इन 9 राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर में भी चुनावी तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में इस साल कुल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी के लिए 2023 क्यों अहम है, आपको बताते हैं। चुनौतियों भरा रह सकता है मध्य प्रदेश चुनाव। कर्नाटक में कमबैक को लेकर रणनीति। राजस्थान के लिए बनेगा अभेद प्लान। छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने की तैयारी। तेलंगाना पर बीजेपी की खास नजर। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए स्ट्रैटेजी। मध्य प्रदेश, राजस्थान तो हिंदी भाषी राज्य हैं। यहां विधानसभा के परिणाम लोकसभा के परिणाम पर कुछ खास असर नहीं डालेंगे, क्योंकि पिछली बार भी दोनों राज्यों में विधानसभा हारने पर भी लोकसभा में मोदी लहर में कोई कमी नहीं आई थी। बीजेपी का इस बार खास फोकस है दक्षिण विजय पर, क्योंकि हिंदी बेल्ट से जितनी सीटों का घाटा होगा उसकी रिकवरी बीजेपी दक्षिण से ही कर सकती है। और दक्षिण में भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कर्नाटक बचाने की, क्योंकि एकमात्र कर्नाटक ही है जहां बीजेपी की सरकार है। येदियुरप्पा को इस्तीफा दिलवाकर उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देने का मकसद ही ये था कि लिंगायत वोट बिल्कुल नाराज ना हो, क्योंकि बीजेपी को दक्षिण में जीत येदियुरप्पा की कड़ी मेहनत से ही मिली थी। इसीलिए तो कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पीएम ने अलग से 15 मिनट येदियुरप्पा से अकेले में बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 की जो जीत होगी उसका एक अहम हिस्सा दक्षिण भी है। यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी का मिशन दक्षिण है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी बहुत सजग हैं। जब 15 मिनट येदियुरप्पा को दिए गए, जब कुछ समय पहले येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में स्थायी जगह दी गई, तब ये साफ हो गया था कि कर्नाटक कितना महत्वपूर्ण है। हाल ही में जो अभी करंट सीएम है बोम्मई, उनके पास भी बड़ी चुनौती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी रही है उसके साथ लिंगायत वोट बैंक को कैसे बचाते हैं। लेकिन इस पूरी रणनीति का आज खुलासा तब होता है जब 15 मिनट प्रधानमंत्री मोदी कार्यकारिणी में अलग से बीएस येदियुरप्पा के साथ बैठते हैं। दरअसल कर्नाटक में नरेंद्र मोदी का चेहरा वर्सेस कांग्रेस के सिद्धारमैया रहेंगे। और अब कर्नाटक में भी एक बस यात्रा शुरू हो चुकी है। जन चेतना के लिए कांग्रेस की यात्रा कर रही है। और इस यात्रा में खास बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद सुमैया और साथ में डीके शिव कुमार दोनों ही एक साथ आ गए हैं। जो डिफरेंसेस थे वो राहुल गांधी ने खत्म करा दिए हैं। इसलिए मिशन साउथ और मिशन 2024 के लिए कर्नाटक के राज्य और उसके चुनाव और रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अब आज जब जेपी नड्डा का कार्यकाल एक्सटेंड हुआ, उसके बाद सबसे पहला दौरा जेपी नड्डा कर्नाटक में करने जा रहे हैं। दक्षिण में जहां बीजेपी दूसरी जगह मजबूत हो रही है और जहां बीजेपी को उम्मीद भी है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में बीजेपी इस वक्त विपक्ष बन चुकी है। हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में ही आधी कैबिनेट उतारकर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका अगला टारगेट तेलंगाना है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आज कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन को मजबूत करने की तमाम नए मंत्र फूके और पूरी कार्यकारिणी में ये कहा कि कण कण से मेहनत होगी तभी जाके जीत का मजा आएगा। और उस जीत वो वही जीत है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक और बेहतर तरीके से जीत कर आए। बीजेपी की पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी। इस बार भी कयास यही थे कि बीजेपी इस अहम बैठक को किसी चुनावी राज्य में आयोजित कर सकती है। इनमें मध्य प्रदेश और तेलंगाना के नाम प्रमुख तौर पर लिए जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर साफ कर दिया है कि उसका चुनाव अभियान केंद्रीय लीडरशिप ही तय करेगी। विधानसभा से ज्यादा लोकसभा चुनाव पर ही फोकस किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है।
2023 चुनाव पर मंथन, 2023 से पहले सभी विधानसभा जीतने का मास्टर प्लान। पीएम मोदी और 35 केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। 37 बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। कार्यकारिणी में 350 से ज्यादा सदस्य मौजूद रहे। जहां सरकार नहीं वहां मजबूत करने पर चर्चा। 72,000 कमजोर बूथों को चिन्हित किया गया। 2024 में बूथ लेवल पर किस तरह पहुंचना है और 303 सीटों के रिकॉर्ड को तोड़कर 400 पार को पूरा करना है। बीजेपी इस कार्यकारिणी में इन बातों पर मंथन कर रही है। पिछली बार जिन सीटों पर कमजोर थे उन पर इस बार और मजबूती से प्लानिंग हो रही है। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यकारिणी में क्या हुआ। पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया। जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में माननीय राजनाथ सिंह जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की तरफ से प्रस्ताव रखा था और सब ने बहुत उत्साह और ऊर्जा के साथ में उसका समर्थन किया। माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में आज 2024 के जून तक आने वाले समय के 9 विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हम सब लोग उनके नेतृत्व में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। किसी पॉलिटिकल लीडर का भाषण नहीं था, एक स्टेट्समैन का भाषण था जिसमें पार्टी से भी ऊपर देश और देश के लिए पार्टी, इस प्रकार की संकल्पना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखी है। और मेरा विश्वास है कि जो मार्ग प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और इन सारे संकल्पों को पूरा करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है और भारतीय जनता पार्टी को संकल्प भी करना है और भारत के लिए इतिहास भी रचना है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में आज पार्टी विकास के रास्ते पर चल रहे, एक मजबूत शक्ति बनकर उभर के आ रहे और पार्लियामेंट का चुनाव भी है, 9 प्रांतों का चुनाव भी है। उस देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी के हाईकमान ने निर्णय किया है, उनका अध्यक्षता जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सटेंशन किया है। यूनाइटेडली सभी लोग उसको समर्थन किया है। आने वाले समय के लिए रोड मैप बनाने की अगर बात कहें तो मुझे ये कहना है कि राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में मोटे तौर पर उसमें हम कैसे सफल हों, किस प्रकार से हम साथियों को, पार्टी को मजबूत करें, साथियों को और ज़्यादा जोड़ें, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अंत में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन रहा है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए खुशी की है कि हिमाचल से ही संबंधित भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को फिर से एक्सटेंशन जो है वो 2024 जून 2024 तक दी गई और उसके लिए मैं आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब को पुनः भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके लिए कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी है। पूरे भारत के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त प्रवास किए हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई। उन्हें पुनः भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, हमें बेहद खुशी है। I think it's a very wise decision keeping in view the forthcoming election, and that will give the time for the party to concentrate on the elections that are forthcoming. तो 2024 के लिए बीजेपी ने अपने कप्तान को बरकरार रखा है, यानी कि बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। जेपी नड्डा को योग्यता और वफादारी का पुरस्कार दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह की सर्वसम्मति से नड्डा को दोबारा चुना गया। लेकिन अब नड्डा के लिए क्या हैं चुनौतियां और 2024 से पहले 2023 के कितने इम्तिहान हैं, इसी पर ये रिपोर्ट।
2024 का इम्तिहान, नड्डा ही रहेंगे कप्तान। मोदी को एक बार फिर दिलाएंगे कमान। मोदी 3.0 के लिए जेपी नड्डा को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह के बाद जेपी नड्डा तीसरे ऐसे अध्यक्ष होंगे जिनको लगातार सेकंड टर्म मिला है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया और बताया कि राजनाथ सिंह ने कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल इसी साल 20 जनवरी को खत्म होना था। इसके पहले वो जुलाई 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली थी। बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगातार 3 साल के लिए 2 कार्यकाल दिए जाने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि कम से कम 50% राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन कोविड के चलते चुनाव नहीं हो पाया, इसलिए भी नड्डा का बनना लगभग तय ही था। सभी लोग जानते हैं, देश की सभी राजनीतिक दलों में शायद सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला दल अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया, और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। दरअसल मोदी शाह की टीम के खास हिस्सा है नड्डा, इसलिए इन तीनों की तिकड़ी 2024 की जीत तय करेगी। पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने की एक अहम वजह इसी साल के आखिर में होने वाले 9 विधानसभाओं के चुनाव भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके चेहरे के साथ अब 2024 के लिए बीजेपी की टीम तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सही, आज जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 के चुनाव तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और जिसका प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा और अमित शाह ने मीडिया को बताया कि अब 2024 तक यानी 1 साल के लिए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यानी मोदी के चेहरे, मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की रणनीति और जेपी नड्डा जब जगह जगह जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो 2024 का जो वो रथ है, जो वो उसको विजय की ओर लेकर जाएंगे। लोकसभा से पहले नड्डा को विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा को भी पास करना होगा। खास बात यह है कि इनमें से वो राज्य भी शामिल हैं जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 4 राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो ऐसे हैं जहां बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। इन राज्यों कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के लिए चुनौती और बड़ी है, क्योंकि यहां पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ेगा। इनमें खास तौर पर छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा की दृष्टि से बेहद अहम होगा। मतलब अपने स्ट्राइक रेट को और मजबूत करना होगा। पीएम मोदी के लिए नड्डा कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा नड्डा ने बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए जी तोड़ मेहनत कर दिखा दिया था। तब पीएम मोदी ने नड्डा की जी भरकर तारीफ भी की थी, और अब नड्डा को उनकी कार्यकुशलता और पार्टी को गुजरात, यूपी और मणिपुर जैसे राज्यों में जीत का परचम फहराने का इनाम मिला है। लेकिन नड्डा के लिए आने वाले समय में टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस जमीन पर काफी मजबूत है। यहाँ बीजेपी की सीधी टक्कर उसी से होनी है। पार्टी को यहाँ अंदरूनी विरोध और सीएम मुंबई पर विपक्षी हमले को झेलना होगा। इसके अलावा हाल ही के दिनों में राज्य में कुछ ऐसे भी विवाद हुए जिससे पार्टी की मुश्किलें बड़ी हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पार्टी को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है।
यहां पार्टी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से बीजेपी ने किसी तरह सरकार बनाई थी, तो वहीं राजस्थान में बीजेपी कई धड़ों में बटी है। वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया के बीच तनातनी जग जाहिर है, लेकिन यहां सचिन पायलट और गहलोत का झगड़ा पार्टी को नुकसान से बचा लेगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पार्टी को कांग्रेस के मजबूत संगठन के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल की चुनौती से पार पाना होगा। इसलिए नड्डा के लिए इस बार का ताज कांटों भरा है, जहां कदम कदम पर टेस्ट पास करने होंगे। नड्डा 2024 में मोदी को हैट्रिक लगवाने में सबसे बड़े खिलाड़ी साबित होंगे। नड्डा की कप्तानी में बीजेपी की जीत नड्डा को बीजेपी के सबसे सफलतम अध्यक्षों की श्रेणी में खड़ा करेगी। दिल्ली से अदिति नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपको ये भी जानकारी दे दें, अब तक के बीजेपी अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल रहा 1980 से लेकर 1986 तक। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, 1986 से 1991 तक का उनका कार्यकाल रहा। मुरली मनोहर जोशी, उनको कमान दी गई 1991 में और उनका कार्यकाल रहा 1993 तक। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 1993 से लेकर 1998 तक। कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से लेकर 2000 तक बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। उसके बाद बंगारू लक्ष्मण 2000 से लेकर 2001 यानी कि 1 साल के लिए रहे। जैना कृष्णमूर्ति, उन्होंने भी 1 साल तक के लिए बागडोर संभाली, 2001 से लेकर 2002 के बीच तक। और 2002 में ये कमान सौंप दी गई वेंकैया नायडू के हाथ में, जो बीजेपी अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे 2004 तक। लाल कृष्ण आडवाणी का कार्यकाल रहा 2004 से लेकर 2006 तक और राजनाथ सिंह को ये कमान दी गई 2006 में और उनका कार्यकाल रहा 2009 तक। उसके बाद बागडोर दे दी गई नितिन गडकरी के हाथ में। 2009 से लेकर 2013 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। 2013 में ये जिम्मेदारी दी गई राजनाथ सिंह को, वो 1 साल तक रहे। 2014 तक उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। और अमित शाह को बागडोर दी गई 2014 में, वो काफ़ी साल तक रहे। 2020 तक उन्होंने ये कमान अपने हाथ में ली। और जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी दी गई 2020 में और ये अब तक जारी है और अभी एक्सटेंशन दे दिया गया है 2024 तक।